बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा का टाइम है तो आई थॉट आपसे एक अदर केस में डिस्कस कर लेता हूँ। केस के तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, बट आप तमाम दोस्तों के साथ एक डिस्कस करना है जिसमें आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लेवल के ऊपर हुए हैं। अभी भी जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब के पास ये केस पेंडिंग है। जजमेंट उन्होंने रिजर्व कर ली हुई है। मैंने ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट इसके अंदर कर दिया हुआ है और ऑपोजिट काउंसिल भी हमारे साहब का एडवोकेट जनरल इसको कहते हैं पंजाब, क्या नाम है अपना, मुस्तफ़ा रमदे साहब सामने से बीच में पेश थे। केस वेरी सिंपली आपके सामने थोड़ा सा मैंने जिक्र वगैरह भी किया है। मुस्तफ़ा बीच में उसमें ये शोर मचाता है कि मेरे क्लाइंट को 4 साल से इसने तलाक नहीं देने दी बीवी को, और मैं बीवी की तरफ से बीच में पेश हो रहा हूँ। स्टे वगैरह काफ़ी अरसे से लिया हुआ और एक बहुत फंडामेंटल और एक बेसिक लीगल क्वेश्चन यहाँ पे इसके अंदर इन्वॉल्व है। केस क्या है? केस ये है कि आपके सामने बताया था आपको, मैं बल्कि फैक्ट्स पढ़ देता हूँ। ये मैंने सारे क्यों बनाए हैं। एक चीज़ आपको मैं ये भी बताऊं कि अगर आप सोफिस्टिकेटेड लेवल पे या अच्छे अंदाज के अंदर कर रहे हैं, जज को अगर आप रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स और फैक्ट शीट्स नहीं बना के देंगे, कम से कम खास तौर पे हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर, तो कई जजेस आपने कोर्ट में ही जो बात की होती है और देयर इंप्रेशन ऑफ द फाइल उस पर डिसाइड कर देते हैं। आपके लिए लाजमी है कि जज के लिए आप सहूलत पैदा करें। फैक्ट शीट क्या होती है, कैसे बनाते हैं? मैं अमूमन हाथ से बनाता हूँ, लेकिन यहाँ पे जज साहब को चूँकि बना के देनी थी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरी क्या तैयारी थी, कैसे मैंने बनाया। 3 चीज़ें आप अलग-अलग बनाते हैं अमूमन। फैक्ट शीट के मेन नुक्ते क्या हैं, ताकि उसमें आप आमने सामने तारीखें लिख देते हैं और जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसका पेज नंबर लिख देते हैं। जज को आप सहूलत दे रहे हैं कि जी ए चीज़ हुई, फ़लाँ चीज़ पे ऑर्डर हुआ, पेज नंबर फ़लाँ के ऊपर है। आप अमूमन 99% ऑफ द टाइम क्रोनोलॉजिकली करते हैं। उसका क्या मतलब होता है? तारीख के मुताबिक। कई दफ़ा आपका होता है कि अगर ज़्यादा नुक्ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप पहले लिख देते हैं, आपने ये जज करना होता है। लेकिन अमूमन अगर आप फैक्ट शीट बना रहे हैं तो इधर से ये शुरू हुआ, ये सारे का सारा। उसमें भी कभी कभार नुकसान हो जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा फैक्ट हुए तो गलती असल में जेडी हो रही है वो एंड में पिछले हफ्ते हुई है, आप शुरू कर रहे हैं 1946 के अंदर ये हुआ था कि हलाल फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ के साथ ये किया और यूँ हुआ, और इस तरीके से मुआहदे करके। सो ये वंस अगेन स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन होता है आपके जहन के अंदर के किस तरीके से करना है। 3 चीज़ें आप अमूमन अच्छे लेवल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ पे आप बीच में, खैर सुप्रीम कोर्ट में नहीं तो हाई कोर्ट में मैं हमेशा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आई नो फॉर अ फैक्ट कि शाहिद करीम साहब ये अप्रिशिएट करते हैं। जो अच्छे बीच में जजेस हैं वो खुद नोट्स वगैरह के साथ अगर आप उनको कोई लिख के देते हैं, जजमेंट्स देते हैं, तो ज़्यादा सहूलत होती है। कई दफ़ा मैंने ऐसे देखा है और वो फिर इन जजमेंट्स को एड्रेस करते हैं। अदरवाइज झटका काम वगैरह आप नहीं चाहते अगर आपका बहुत सोफिस्टिकेटेड मुकदमा है। एक फैक्ट शीट आप बनाते हैं, एक आप ब्रीफ ऑफ जजमेंट्स बनाते हैं। सबसे ज़बरदस्त जो आपकी जजमेंट है, शुरू में पता आप उसके अंदर फेंकते हैं और आप कहते हैं ये है, और वो साथ लगा के अटैच करके आप भेजते हैं। और तीसरी चीज़ आप बनाते हैं स्केलेटन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। मेन मेरा नुक्ता ये है, ये अगर आप नहीं मानते तो ये है, ये नहीं मानते तो ये है। ये करके आप स्ट्रक्चर है। मैंने इस मुकदमे में क्या किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप सवाल कर रहे थे, पूछे। यार जज अगर आपसे नहीं सुन रहा, बिकॉज सबसे ज़्यादा डर ये लगता है कि मैं देख के कर लूँगा। आर्ग्यूमेंट्स और ये रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जो चीज़ें आप होते हैं, कई पढ़ते हैं, कईयों के लिए वेस्टेड एक्सरसाइज होती है, कई नहीं पढ़ते। बट आपको फिर भी बना के देना चाहिए, अपने पॉइंट के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू करना। और इस पर मैंने काफ़ी मुकदमे जीते भी हैं। ये आप एक्सरसाइज नहीं, देखो ये एक्सरसाइज अगर आप करोगे ना, और मुकदमे में मेरी रिटन स्टेटमेंट, ये मेरे फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनकी 18 वर्जन्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। हर दफ़ा मैंने पहली दफ़ा प्रिलिमिनरी आर्ग्यूमेंट किया तो मेरे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर था, उसके बाद मैंने कहा नहीं यार ये वाला नुक्ता बन गया, इस डायरेक्शन में ले लो। जज का रुझान थ्रू आउट जिस तरह बदलता रहता है कि ए वाला नहीं नुक्ता ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला रद्द हो गया, आपने का पहला नुक्ता तो उसको आपने तीसरे नंबर पे ले लिया, जो उसको हिट कर रहा है मुकदमा उस लाइन के ऊपर लेके जाओ। क्योंकि फिर कह रहा हूँ कि वकालत का गोरी ये है, इस बंदे से अपने फेवर में ऑर्डर लिखवाना है। अगर आप रेलेवेंट पेज, रेलेवेंट पोर्शन ये सारी की सारी लिख के उसको सहूलत कर दोगे तो वो पास कर देगा। अगर तुम जुबानी ये कह दो कि सर 74 सुप्रीम कोर्ट 75 के अंदर ये लिखा हुआ है ये करके,
उसने नोट किया नहीं किया, उसको याद रहा नहीं रहा, उसने 38 और मुकदमे करने, जब उसने फैसला लिखना है तो उसके पास ये कागजात होंगे। जजमेंट लेके टैग करके वो यहाँ पे बीच में कह रहा था, ओके उसको कहते सर उमर साहब ने भी कहा और दोस्तों ने भी ये कहा, हाईलाइट करके पीले रंग से उसके ऊपर लगा के पर्ची लगा के, अगर आपने वहाँ पे रेलिवेंट सफ़े पे किया हुआ तो जज सीधा खोलेगा, कागज़ खुलेंगे तो सीधा होता है। मुस्तफ़ा साहब ने मेरे जो ऑपोजिट काउंसिल है उन्होंने रिटर्न आर्ग्यूमेंट सर इतनी मोटी पेपर बुक दी है, मैंने 15-20 सफ़े, मेरे ख्याल में जजमेंट्स वगैरह ऐड करके 7-8 जजमेंट्स थी, तो आई थिंक 100 बन गया होगा। उसका हज़ारों में जज नहीं पढ़ना। अगर आप फोकस में करके देंगे, अगर आप बना के देंगे, ये सारी एक्सरसाइज इसलिए हो रही है, फैक्ट्स आपको मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, और फैक्ट्स को मैं इसलिए भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसने भी रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स फैक्ट शीट दी है और उसमें से जो उसके खिलाफ नुक्ते थे उसने गायब कर दिए। तो जज को अपने साथ मिलाने के लिए मैंने सबसे पहली शॉट ये मारी कि अंडरलाइन पोर्शंस रिप्रेजेंट मटेरियल फैक्ट्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम पिटिशनर्स रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स। कि जज साहब उसने तो आपको ये पता ही नहीं, ये तो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट नुक्ते थे। और आप आगे देखेंगे जो इंपॉर्टेंट नुक्ते वगैरह हैं वो मैंने ख़ास तौर पे, जो मेरा सही पंच है और उसकी स्ट्रैटेजी ये थी कि मेरे नुक्ते को मेन को ना एड्रेस करें, तो मैंने हाईलाइट करके कह दिया कि जज साहब ए देखो। तो जज साहब ने अगर अनक्लीन हैंड्स पे जाना है, और उसने नहीं, उसके क्लाइंट को मैं कहूँगा अल्फाज वगैरह ये नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, उनके क्लाइंट का मौक़िफ़ जो था वो किसी और नुक्ते पे जा रहा था। आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट नुक्ता है खींच के मैं लाया हूँ तो मैं अंडरलाइन भी कर देता। अब सारी चीज़ें अंडरलाइन करोगे तो जज नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मेरा मेन नुक्ता हैगा वो यहाँ पे मैंने पकड़ के कि, और ख़ास तौर पे ये कैसे छुपाया आपसे, ये मैंने लगाया कि जी 3 बच्चों का जिक्र उन्होंने आपसे छुपाया है। जज साहब आप ये देखिए, माना कि तलाक के मामले में बच्चों का क्या बीच में ताल्लुक, बट जज के जहन में डालने के लिए कि जी ये वो बंदा है, वो अपने आप को मस्कीन दिखा रहा है कि जी मेरा तलाक का हक मेरे से रोका हुआ है, 2.5 महीने के बच्चे को छोड़ के चला अमेरिका से भाग के पाकिस्तान आ गया। सो दिस इज़ हाउ यू मेक योर ओन स्टोरी, इसके सामने पकड़ के, दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। ये फॉर एग्जाम्पल देखें, उनका मौक़िफ़ ये है, उसका भी मुस्तफ़ा को है, मैं मस्ट गिव हिम क्रेडिट एज वेल, बिकॉज उनका मौक़िफ़ अपोजिट साइड का ये है कि मेरा फंडामेंटल राइट है, वो अपने स्ट्रेंथ पे जा रहे हैं, मैं मर्द हूँ, इस्लाम में मुझे तलाक का हक दिया गया है, उसके ऊपर मैं किसी नौयत की कदगन कैसे आप लगा सकते हैं, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने बड़ा जीनियस तोड़ निकाला है उसके अंदर कि कोई उसके ऊपर कदगन नहीं लगा रहा। मैंने उसको गूगली ये बीच में मारी है, कदगन तो तुमने खुद लगाई है अपने ऊपर फलां जगह पे जाके। एक आपके पास जजमेंट आएगी कि उसके अंदर शायद लिखा हुआ है कि जो मुख्तलिफ टर्म्स आप निकाह नामे के अंदर रहते हैं, कोई रिसेंटली कोई टर्म को उन्होंने इलीगल डिक्लेयर किया है कि आप कदगन नहीं लगा सकते डाइवोर्स के राइट के ऊपर, या कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ना बीच में एक। सही है, बात तो ये कि वो बंदा खुद लगा रहा है यार। माना कि आप ये कि ये मैं उससे नहीं एग्री करता जजमेंट से, बिकॉज बात ये है आपका शरई हक होगा, आपके पास बगैर कदगन मौजूद था, आपने जब मुआहदा किया आपने कहा कि मैं नहीं मानता, आप खुद मान रहे हैं, तो कॉलो फेल का तजाद मैंने वादा किया हुआ है ऑन ओथ, आपने वहाँ पे एक मोस्ट सॉलम डॉक्यूमेंट में खुद लिखा हुआ है कि मैं इसके मुताबिक होऊंगा, तो आप पे क्यों नहीं इन्फोर्स होना चाहिए। पता मैं आपको ये रहा हूँ कि एक नुक्ते के जहन अगर आप लगा के खोलना शुरू करें तो आर्ग्यूमेंट्स इस तरह बनते हैं। ये नहीं बनता है सच्चा है झूठा है नू कर दो ए कर दो वगैरह, बट सोफिस्टिकेटेड लेवल के ऊपर यहाँ पे सामने से ये करना, अगर मैं बीच में कहूँगा नहीं जी इस्लाम से इस्लाम नाउज़ुबिल्लाह के छोड़ो, ये क्या ये वगैरह है और कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ये वो, नहीं। मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इस्लाम के मुताबिक इसको अपने कॉल ऑफ फेल का तजाद नहीं होना चाहिए, जो कह दिया उसके साथ पाबंद होना चाहिए। आपको उसी को उसी अंदाज से उसी चीज़ से आपने तोड़ना है। और आर्ग्यूमेंट्स की आपके पास 15 एबिलिटी होती है। अच्छे वकील का ये तरीका होता है कि आपने जांचना होता है कि कौन सा चलता है, इस जज पे कौन सा आर्ग्यूमेंट चलेगा। सिविल कोर्ट के कई दफ़ा आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलते, उन्होंने सारे मुकदमे देखने होते हैं। इस जज ने इस सिर्फ मुकदमे को देखना है, इसका फैसला करना है और उसके 15 और उसने मुकदमे लिखने हैं, उस पर आगे जाना है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने देखना कि हमने अगर इसको इस तरह कर दिया तो इस केस में तो ये फैसला हो जाएगा, बट सिंध में क्या होगा, फलां जगह पे क्या होगा, 178 में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। सो दिस इज़ डिफरेंट कंसिडरेशंस एट डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट चीज़ें मुख्तलिफ लेवल के ऊपर चलती हैं, बहस मुख्तलिफ लेवल पे नहीं चलती।
ये देख लें, अंडर आपको मैं फैक्ट्स पढ़ के बता देता हूँ। पेटिशनर्स हैड बीन रिजाइडिंग इन यूएस सिंस 2008 2005 सॉरी, फॉर मेडिकल स्टडीज। डॉक्टर था कैंसर का। ही हैज़ टू डेट परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ यूएस, एडमिटेड इन रिटन आर्ग्यूमेंट्स बाय करके। उन्होंने मौक़िफ़ क्या किया, फॉर एग्जांपल दूसरी साइड के ऊपर से उनका जो थे रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स, और हर जगह पे वो कहेंगे जी हम पाकिस्तानी नेशनल हैं, हम पाकिस्तानी नेशनल, हम पाकिस्तान में मौजूद, हम पाकिस्तानी नेशनल, हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, इसलिए मैं पाकिस्तान में तैनात, शादी पाकिस्तान में हुई यहाँ पे करके। हमने, हमारा मौक़िफ़ ये था, हाँ पाकिस्तानी नेशनल है मगर आप अमरीकी भी रेजिडेंट हैं और रेलेवेंट आपकी कंसिडर एक्चुअल रेजिडेंस है। उनका जो नुक्ता स्ट्रांग था वो उस पर खेलते रहे। और मैंने यहाँ पे बीच में लिखा है फास्ट, वो बात नहीं मानते थे, बट 15 जगह पे हमने कहा जिनसे पूछें कहाँ के रेजिडेंट हैं कहाँ, तो मैंने CM मिसलेनियस एप्लीकेशन दे दी, जिनका उन्होंने जवाब दिया और जवाब के अंदर उन्होंने तकरीबन मान लिया। रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स में मानना पड़ा और ये सारे का सारा कि हाँ हम रेजिडेंट हैं, हाँ हमारे पास अमेरिकन नेशनैलिटी है। फिर उन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया कि वो जी कानून के तहत वो ऑटोमेटिकली, मैं 2-6 महीने से गया नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगी। फिर कोर्ट में हमने ये शोर मचाया कि जी आपकी नेशनैलिटी कैंसिल अगर सस्पेंड होती है कि कैंसिल होती है, सस्पेंड होती है तो आप एप्लीकेशन पे रिस्टोर करवा सकते हैं। हाँ, फिर हमने कहा कि जी वो ड्यूल नेशनल वाली जो जजमेंट है चल रही, क्या उसको कहते हैं, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि MNA आप तब बनेंगे जब आपका वहाँ से कैंसिलेशन का सर्टिफिकेट आ जाएगा। यहाँ पे बंदे काफ़ी बीच में MNA ये कह रहा था कि नेशनैलिटी क्यों हम छोड़ें, लिख के भेज दो, बाद में विड्रॉ कर लेंगे। कोर्ट ने कहा नहीं। सादिया बासी और मेरे ख्याल में 1-2 और के बंदों के ये केसेस थे। फैसल वावडा के अंदर भी एग्जैक्टली ये केस है। उन्होंने कहा जिस तारीख के ऊपर तुम फारिग होगे उसके बाद देखा जाएगा और सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेरी एप्लीकेशन तो मैं आपके सामने मैं यही बता रहा हूँ, ये मेरे कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ें सारी, मैं एक इधर से पकड़ा, यहाँ पे पकड़ के लगाया, तो उसकी परमानेंट रेजिडेंसी एडमिटेडली उसके पास है। सबसे बड़ा, और मैं आपको कह रहा हूँ ये पहले 2 लेवल्स के ऊपर मैं फाइल बार बार पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है। फाइल के अंदर लगे हुए थे कागजात, इतनी मोटी फाइल थी, मैंने नीचे पढ़ा, नीचे मैंने नुक्ता लिया कि भाई इसके पास नाइकॉप था और ये इस बंदे के पास ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी का इसने कार्ड बनाया हुआ। पहले 2 नीचे डिस्ट्रिक्ट जज के पास और इसके पास मुझे सूझा ही नहीं। हाई कोर्ट के लेवल पे मैं बार बार फाइल पढ़ूँ, नोट्स तैयार करूँ, तो मुझे जाके मैंने कहा भाई 1 सेकंड ये देखो कि इसने नाइकॉप अपना 2 नाइकॉप लगे हुए थे, मैं पहला ओरिजिनल नाइकॉप ही देखूँ, इसने नाइकॉप रिन्यू कब करवाया? वो इसने तो दावा करने के बाद अपना नाइकॉप रिव्यू करवाया। ये बंदा तो खुद मान रहा है, मुकदमे में दावे में कह रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। और अब जब आप तय में जाके आपने डॉक्यूमेंट देखा, और क्रोनोलॉजी बनाने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जब इसमें लगाना शुरू कर देते हैं तो कहानी आपके जहन के अंदर खुद ही सामने आने लग जाती है कि ऑर्डर में ये चीज़ें हुई, इधर से ये नुक्ता बनता है, ये चीज़ इसके बाद हो रही है। ये बनाते हुए मुझे बीच में सूझा कि वो इसके तो रिन्यूअल हुआ है इसके बाद इस दावे के, अगर रिन्यूअल हुआ है बाद में तो कोर्ट को कहता है मैं पाकिस्तानी हूँ, तो जाके रिन्यू इसने करवा लिया 2028 तक का, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, तो खुद मान गया। अब इन्हीं चीज़ों से आप जितनी तय में फाइल में जाओगे आपके आर्ग्यूमेंट्स उतने बीच में बनते हैं। झटका तो करने को यही हो सकता है, वो कहे कि जी मेरा इंसानी हकूक़ है, मैं कहूँ कि नहीं जी बीवी बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही, बट उनके डॉक्यूमेंट्स और ये जो मवाद हैं, जितनी मेहनत आप इसके अंदर डालेंगे उतना ज़्यादा आपको बीच में आपका आर्ग्यूमेंट सोफिस्टिकेटेड होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब ये देखो इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने लिखा पेज 5 ऑफ CM नंबर 1 ऑफ 2021। जज को भी पता हो वो कागज़ फाइल जजमेंट लिख रहा है रिजर्व की हुई है, तो किधर है डॉक्यूमेंट, वहाँ से उसने रिप्रोड्यूस करना है, तो ये कौन सी जगह पे कौन से सफ़े पे, अपने लिए लिख के नहीं उसको लिख के दो। ये मत अज्यूम करो कि वो बंदा आपके लिए बैठ के कागज़ फरोलेगा, वो ढूंढेगा कि ऐसा ही कह रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है, किस तरीके से, वो कहेगा कि ठीक है यार आगे चलो मेन नुक्ते की तरफ आओ। बट जब मैंने उसको कागज़ दिखा दिया, बहस में भी मैंने दिखाया, जजेस का बहस के दौरान अगर आप ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लेवल पे करें, जजेस का चंद जजेस का, शायद करीम साहब का फॉर एग्जांपल, वो 1.5-2 सफ़ों से ज़्यादा नहीं देखते। 5वें दफ़ा आप उन फाइल को आप कहेंगे जी यह सफ़ा उन देख लो, ना कहना छो परा जी पक ये हो गया, आप बताइए अब आप क्या कहते हैं। और मैं मेरा तो मेन नुकता ही उन्हें रह गया, मैं उन्हें अब सर वो एक सेकंड वो तो आपको करना पड़ता। हर बंदे का अंदाज, इसको कहते हैं शायद बिलाल हसन साहब
डिटेल में उन्होंने हमें सुना, डे टू डे बीच में सुना, आहिस्ता आहिस्ता उनका जहन हमने बनाया, ये डॉक्यूमेंट देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। बट फिर भी मैंने जब बहस की, मैंने डॉक्यूमेंट सारे दे रहा हूँ, मैंने सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट या 5 दिखाए, उस पर ही मेरा क्या, नाइकॉब देखो जी, ये फलां सफ़े के ऊपर देखो, इसने अमेरिका में कोर्ट के सामने पेश हुआ और वहाँ पे इसने एफिडेविट दिया कि आप बीच में डिसाइड करें मेरा, और वो छोड़ के भाग के पाकिस्तान में आ गया। एफिडेविट है और एफिडेविट के अल्फाज आप आगे देखेंगे, मैंने रीप्रोड्यूस दिया, ओनली दिस, आई विल नॉट बी डाइवोर्स्ड अंटिल दिस कोर्ट ग्रांट्स मी डाइवोर्स। दिस को अंडरलाइन करके उनको कहा कि जी ये खुद कहता है कि मुझे अमेरिका का कोर्ट करे, तो कदगन कितने गई, पाकिस्तान के अंदर कोर्ट में आके अब यूनियन काउंसिल में कैसे कर सकता है। सो ये चीज़ें अगर आप फाइलें फरोलेंगे, गहराई के अंदर जाएंगे, तब आपका दिमाग बनेगा, तब आपको नुक्ते बनेंगे। अदरवाइज झटके लेवल के ऊपर सिविल कोर्ट के लेवल पे वकालत करनी है तो कोई मसला नहीं कागज़ फरोलने का। इस प्रोफेशन की सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है, खैर इसके अंदर तो नहीं मुझे फ़ीस मिली, मेरे हमसाए का इस्लामाबाद के अंदर में केस था, तो इसके अंदर कर रहा हूँ। 99% ऑफ द टाइम लोग आपको पैसे दे रहे होते हैं कि आप सीखें, मेरा कागज़ है ये पढ़ें आप, बीच में टेक्सटाइल के बारे में, टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्रीज़ में लोन किस तरीके से मिलता है, कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इन कागजात को पढ़ना ये आप पे जुल्म तशद्दुद या आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं हो रहे, पढ़ोगे तो अगले 5 और चीज़ें पता चलेंगी। वो इसमें तो ये पता चला ये फ़लाँ जगह पे मेरे मुकदमे में हो सकता है। बैंकिंग डॉक्यूमेंट आप पढ़ रहे हो तो इसमें तो शायद ना हो रहा हो, लेकिन वो इसके अंदर तो लिखा हुआ है कि मॉर्गेज का ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर गारंटी का एक्सटेंड करने का है, ये फ़लाँ एक्ट के तहत एक्सटेंड किया जा सकता है, आई मीन गिव अप भी किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फ़लाँ प्रोविज़न नहीं लागू होगी, इन्होंने लिखा है। तो हैं अच्छा, मेरा जो फ़लाँ में मुकदमा लगा हुआ है, क्यों ना मैं उसके कागज़ में देखूँ, शायद उसमें भी हो, वो इसके अंदर तो है यार, तो मेरा तो मुकदमा मैं इस पर ही जीत जाता हूँ। फिर आपको ये बता रहा हूँ, ये कागजात, फ़ाइलें पढ़नी, फ़ाइलें फरोलनी आपके लिए जुल्म अज़ाब नहीं है। अगर आपका एटीट्यूड ये होगा कि इससे मैं सीख रहा हूँ और इसमें से मुझे तोड़ मिल रहा है, तो आपके 15 और मुकदमे में भी आप छा जाएंगे। मुझे IB6 फॉर एग्जांपल फाइनेंस एग्रीमेंट जिसको कहते हैं बैंकिंग का, रटा हुआ है 5 केसेस के अंदर, तय में जाके मैंने पढ़ा है। माना कि उसके क्लॉज 5 का सिर्फ एक मुकदमे में इशू था, लेकिन अब्बा जी की मेरी हमेशा मुझे वो इसी नुक्ते पे झाड़ते हैं कि कहते हैं कि यार तू बादशाह है, बीच में पकड़ के एक प्रोविजन पढ़ता है, अगर तुझे कोई कानून वगैरह मिला है मुकदमा फलां कानून का, तू पूरा सेक्शन एक्ट पर क्यों नहीं पढ़ता, तू सेक्शन 7 के ऊपर पकड़ के जाके क्यों बैठ जाता, तू ओवरऑल देख, तेरे पास मौका है और चीज़ें सीखने का। आपको जब मुकदमा आता है, अगर ज़्यादा लंबा CPC पूरी की पूरी ना पढ़ना शुरू कर दे, लेकिन वो ऑर्डर तो पढ़ो, कॉन्टेक्स्ट तो समझो, उससे आपका और नुक्ता मिल जाएगा। अगर आप सेक्शन 9 पे फोकस करोगे तो सेक्शन 2B के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई है, उधर से अगर आप पढ़ोगे शायद उस पर आप अपना मुकदमा जीत जाओ। 2B रेड विद सेक्शन 9, उसमें इस लफ्ज़ की डेफिनेशन तो फलां जगह पे लिखी हुई है, तो ये तो डेफिनेशन में फॉल ही नहीं करता। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अच्छा वकील कानून भी पढ़ेगा, डॉक्यूमेंट्स के भी इंजर पिंजर अदा करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, 2 जजेस की मैं आपको मुख्तलिफ अप्रोच दिखा देता हूँ। मेरे चाचा परवेज़ मलिक साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बैंकिंग का मामला था कि जी ज़ाती मुकदमा है, कौन से 2 बंदों को करें हम वकील। मैंने उनको कहा कि सर उमर अता बंदयाल साहब को कर लेते हैं, अबू से भी पूछा, और दूसरा जस्टिस उस टाइम के ऊपर मंसूर अली शाह साहब को भी कर लेते हैं। अब दोनों की अप्रोच मुकम्मल तौर के ऊपर फ़र्क थी। मैं चाचू को तो टेक्निकल इतना ज़्यादा नहीं पता था, तो सारे डॉक्यूमेंट्स, मैं उस वक्त यंग ही था, बीच में अभी भी इंग्लैंड से आया हुआ था, फाइलें लेके मैं जाऊँ, बंदयाल साहब ने मेरी चीखें निकलवा दी यार भाई, हर कागज़ की तय में जाके फ़लाँ कागज़ दिखाओ, फ़लाँ कागज़ दिखाओ। मैं क्या उनका की ताल्लुक, पुरानी रीस्केजुलिंग दिखाओ, उससे पहली वाली रीस्केजुलिंग दिखाओ। और वो भी पाए वो दोनों मेरे मुफ्त में कर रहे थे मुकदमा, वकील की फैमिली थी और ये थी सारी की सारी इस तरीके से चर्चा वगैरह के लिए। बट पॉइंट आउट कर रहा हूँ, बंदयाल साहब का एटीट्यूड ये था, फॉर एग्जांपल वो नुक्ते की तय में जाते थे और इस हद तक जाते थे कि मेरा अपना ज़ाती मुकदमा था, मैं कहता बस भी करो की लगे करके। बट ही वांटेड टू बी प्रिपेयर्ड, प्रेपरेशन का लेवल मैं आपको बता रहा हूँ।
ही डिड नॉट वांट कि जी फलां जगह के ऊपर आपने मुआहदे के अंदर ये कंसीड कर दिया, वो पिछला वाला भी दिखाओ, ओरिजिनल अग्रीमेंट दिखाओ, ये कागज़ करो। अगर नहीं भी है वो ही वांटेड टू नो कि मुझे पता हो, क्योंकि आपकी ज़ात, आपकी इज्जत बेइज्जती लगी होती है जज के सामने। अगर आपने कहा ना कि मैनू नहीं पता या मैं देख के पढ़ूंगा, ऑर्डर लिखा जाएगा, इज नॉट सीक्स टाइम टू प्रिपेयर हिज ब्रीफ, वो आपके लिए चपेड़ है। ओपन कोर्ट में अगर ये ऑर्डर लिखा जाता है कि आप टाइम मांगते हैं कि जी मैं आप तैयारी कर सकूं, तुसी किहड़े खाते दे वकील हो? ये आपके लिए लिटरली चपेड़ है। मेरा इसीलिए बीच में कि ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये आपको करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द लेवल ऑन विच, बिकॉज ऑर्डर शीट में जहाँ पे ये लिखा हो इट मीन्स के माठा वकील है। कई दफ़ा हम अपने सर के ऊपर हमें लेनी पड़ती है, नया डॉक्यूमेंट आया है या मैं हार रहा हूँ, तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट कई दफ़ा मैंने भागने की कोशिश की है कि सर मुझे ज़रा फिर देख लेने दीजिए, मैं आपको ये जजमेंट मेरे ख़िलाफ़ आ गई है तो इसके तोड़ के लिए मैं ये आपको मुझे आप देख लेने दीजिए। तो वहाँ पे सीख टाइम टू करने के लिए सही है। मगर अगर आपसे जज ने पूछा जी वो इम्प्यून्ड ऑर्डर कौन से पेज के ऊपर है, आपने कहा जी मैं देखता हूँ नीचे कोर्ट का ऑर्डर क्या हो जी, वो कॉपी साथ नहीं लगी भी हुई है, आपको पता ही नहीं, आप कहते हैं कि जी सर मेरे ख्याल में रिकॉर्ड पे नहीं, आप कागज़ पर रोल रहे हैं। कई दफ़ा होता है तैयारी आपकी सही तरह 9-15 केसेस लगे हों या ये हो, या आपने अपने एसोसिएट को बनाने के लिए मुकदमा दे दिया तो एसोसिएट साहब ने लगाया ही नहीं नीचे का फैसला कि ऊपर वाला ही सिर्फ चैलेंज हो रहा था, थल्ले दी की ज़रूरत, या एविडेंस नहीं लगाई, या एविडेंस आपने नहीं पढ़ी, या आपने एग्जिबिट जिस पे रिलाई कर रहे हैं एग्जिबिट की कॉपी साथ नहीं लगी हुई। मैं आपके सामने, मैं देखिए अभी अनफोकस गुफ्तगू कर रहा हूँ, बात तो ये थी मैंने आपको स्केलेटन दिखाना है, बट ये इंपॉर्टेंट नुक्ते से नुक्ता निकल रहा है। मेरा मकसद है आपको एक्चुअल ट्रेन करना। ये चीज़ें अपने जहन में, अपने पल्ले बीच में बांध लीजिए, इसके साथ आप अच्छे वकील बनते हैं। वकील वो है अच्छा। और अच्छा, मंसूर अली शाह साहब का फ़र्क था रुझान फैक्ट्स वगैरह पे, यार इसके अंदर ये भी नुक्ता भी बन सकता है। मैं कहा जी सीधा सीधा नुक्ता है, डिफ़ॉल्ट का है, ये है वगैरह नहीं, यार हम फलां चीज़ को क्यों ना चैलेंज कर लें, हम ये ना कर लें। कई वकीलों की ये टेंडेंसी होती है कि नॉवल नुक्ता निकालना, वो बतौर जज भी उनके अंदर ये है, उनको आप बड़ापन भी उनका कह सकते हैं, बिकॉज ही गोज़ अहेड एंड ही ट्राइज टू लुक एट द लॉ इन अ बिगर सेंस। इसमें ये चीज़ कर सकते हैं। I mean, फॉर एग्जांपल मेरे अब्बा जी रज़ा काज़िम साहब को जीनियस तस्वर करते हैं। वो कहते हैं कि इतना ज़बरदस्त मैंने कोई वकील अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, और बड़ा करते हैं, बट मैं रज़ा साहब को नहीं रेट करता, क्योंकि सीधे सीधे मुकदमे के अंदर वो इंटरेस्ट को चैलेंज कर लेते हैं। सादा मुकदमा है बैंकिंग के अंदर तो वो ऊपर लेवल के ऊपर करते थे, और जो हमें झटका काम नज़र आ रहा होता था वो करके। बट मैंने आपके सामने बताया, एक दिन उन्होंने मेरी तबीयत भी साफ़ की, रज़ा काज़िम साहब ने। साल मैं न चाहता रहा, उन्होंने एक दिन में पकड़ के हाई कोर्ट में भी मुझे पकड़ के छितर मारे, और नीचे सिविल कोर्ट के अंदर भी उड़ा के मारा, और वो मुझे चीज़ें याद रहती हैं करके। सो बट देखो, लेट्स कम बैक टू दिस। इसके अंदर ये लिखा हुआ है उसका नाइका विच ही हैज़ रिन्यूड आफ्टर इनिशिएटिंग डाइवोर्स प्रोसीडिंग। जो नुक्ता है कहो, और शुरू में कहो, पहला नुक्ता ही कहा कि भाई कोर्ट को कहता रहा कि जी मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा हक मेरे से लिया जा रहा है। ये तो खुद कहता है कि मैं नाइकॉप हूँ, और डाइवोर्स प्रोसीडिंग के बाद भी बैठ के अपने आप को रिन्यू करवा रहा है। आंसरिंग इस एट रेलेवेंट टाइम हैड एट ऑल रेलेवेंट टाइम हैड आंसरिंग रिस्पॉन्डेंट मैं हूँ। और मेन नुक्ता ये है कि मैं हमेशा यूएस रेजिडेंसी है, ग्रीन कार्ड है, एंड इज नाउ अ यूएस सिटीजन। जज साहब ने मेरे से कोर्ट में पूछा था कि आप इलीगली वहाँ पे गई थी। मैंने कहा नहीं जी मैं लीगल हूँ। तो लीगल का वर्ड मैंने उनको सेटिस्फाई करने के लिए ख़ास तौर पे लिखा हुआ, और साथ जो लगाए हैं एंड एज अ यूएस सिटीजन टू। रिस्पॉन्डेंट गॉट मैरिड ऑन 15/5/2006, निकाह हेल्ड एट। अब ये नुक्ता मेरे खिलाफ था, मुझे लिखते हुए बड़ी तकलीफ हुई कि पाकिस्तान के अंदर उनका निकाह रजिस्टर्ड है, क्योंकि जुरिस्डिक्शन शायद पाकिस्तान में उसकी वजह से बन जाती है। वो ये बच्चे जो हैं वो जो पैदा हुए हैं इस शादी में से, वो तीनों यूएस सिटीजन हैं, अमेरिका में पैदा हुए हैं चूँकि। आगे आप देखेंगे इसके ऊपर लिखा कपल ऑलमोस्ट इमीडिएटली मूव टू 2006 में हुई, और दिसंबर 2006 में अमेरिका चले गए, सारी उम्र उधर ही रहे। आउट ऑफ द वेडलॉक 3 चिल्ड्रन वर बॉर्न इन यूएस, ऑल यूएस नेशनल्स। अली हसन, अब देखो बर्थ सर्टिफिकेट ये खैर ये मेरा इनकम्प्लीट है, मुझे फाइनल वाला अपना ड्राफ्ट मिल नहीं रहा था। एक 6 साल का है, ये है
और दानियाल हसन जो मैंने फाइनल बीच में इसमें जमा करवाया है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट ऐट मैंने लिखा है, सारों के पेज नंबर्स लिखे हैं, जज अगर देखना चाहे उसके पास अवेलेबल हो। इसका जब मैंने जो फाइनल लिख के भेजा था वहाँ पे मैंने 2.5 महीने भी लिखा है एट द टाइम, बिकॉज वो शॉकिंग नुकता है। एक तरह वो कहता है कि मैं तड़प रहा हूँ, मैं बड़ा फैमिली बंदा हूँ, मैं बड़ा, मुझे मदद करें, 2.5 महीने के बच्चे को बीच में छोड़ के चला गया। सो दिस इज़ हाउ यू बिल्ड अ पर्टिकुलर केस, बिल्ड अ कहानी। उसने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करते हुए ये आर्ग्यू किया कि जी मेरी तो 1-1.5 साल में अपनी सैलरी देता रहा बच्चों को, जब मैं वहाँ पे अमेरिका के अंदर था, अमेरिका में काम कर रहा था, तो मैंने कहा कि ये तो कोर्ट के ऑर्डर के ज़रिए इसकी सैलरी अटैच हुई है, ये दे तो नहीं रहा था, इससे ली जा रही थी और कोर्ट के ऑर्डर के ज़रिए ली जा रही थी और ये लिखा हुआ है, और जब वो छोड़ के गया तो बंद हो गई। कहने को तो वो ये कोर्ट में आर्ग्यूमेंट के तहत कहा कि जी मैंने 1.5 साल दी है, रेलेवेंट टाइम के ऊपर मैं दे रहा था, बट कि मैंने फिर जब ज़्यादा तय में पढ़ा हुआ था, अगर ना पढ़ा होता तो मैं चुप कर देता, अगर मैंने पढ़ा हुआ था मैंने कहा नहीं जी, और लिख के भेजा कि इससे ली जा रही थी, ज़बरदस्ती ली जा रही थी, इसकी सैलरी को अटैच किया हुआ था और इससे ये साबित। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर जावेद साहब, सर हमारी खुशकिस्मती जनाब आए, आपकी मोहब्बत में फिर से बीच में क्या उसको कहते हैं मोहब्बत। थैंक यू सर। चाय कॉफ़ी वगैरह सर कोई? अच्छा, both parties admittedly presently U.S. permanent resident, admittedly petitioner continues to hold U.S. residency, page 3 of written arguments में उसने एडिट किया। No step has been taken to get it cancelled despite statement and previously that cancellation has been initiated। जो उनका सबसे ज़्यादा उनको गंदा चीज़ दिखाता है वो वाला नुक्ता मैंने यहाँ पे ये रेस किया और अंडरलाइन किया, क्योंकि ये इन्होंने नहीं बताया। 2015 में रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 ने, मेरे क्लाइंट ने इनिशिएट की डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स यूएस में। चिल्ड्रन वर 5 years, 4 years and 2.5 months एट द टाइम। वन पिटिशन, अब ये मेरे खिलाफ भी जा सकता है, इसके बारे में मैंने सोचा। अगर आप हस्बैंड के बारे में बोल रहे हैं कि जी 2.5 महीने का बच्चा कर देता, तो बीवी ने उनकी पाई हुई थी कि 2.5 महीने के बच्चे के साथ तलाक बीच में सीख कर रही है। 3 बच्चे अगर किए हुए हैं, इट कैन बैकफायर एज वेल। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मैं सब कुछ सोच के लिखता हूँ। वो ये भी एक जज कह सकता है कि बीवी है, 3 बच्चे है, 2.5 महीने का बच्चा है, पकड़ के जाकर डिवोर्स लेने के लिए चली गई है। और ये वाली जो चीज़ें हैं आपको सोच के अपना केस वगैरह बना के करना होता है, और ये आपकी जजमेंट कॉल होती है कि जज का क्या रुझान है, क्या माइंड आ रहा है। इसको मैंने ज़्यादा ओवर प्ले इस नुक्ते के ऊपर नहीं किया, एक नुक्ता कह दिया है। मेन चीज़ तो ये है कि पिटिशनर डिड नॉट अपेयर, तो वहाँ पे हुआ तो बेंच वारंट एक उन्होंने अमेरिका के कोर्ट ने इशू कर दिया। उसके बाद पिटिशनर ने अबैंडन्ड वाइफ, चिल्ड्रन एंड प्रोसीडिंग्स केम बैक टू पाकिस्तान टू हरास एंड ब्लैकमेल द रिस्पोंडेंट। गार्डियन पिटिशन पाकिस्तान में जमा, उसका कोई से ताल्लुक नहीं है गार्डियन पिटिशन का, लेकिन ताल्लुक है भी बच्चों का, और तलाक का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। मगर मैंने ये कहा कि जी देखिए, और चीज़ों के ऊपर भी तो पाकिस्तानी कोर्ट ने जुरिसडिक्शन नहीं ली। गार्डियन पिटिशन जमा की, उन्होंने कहा जाओ जहाँ पे बच्चे और बीवी हैं उधर जाओ। यानी पाकिस्तान कोर्ट ने एक रिलेटेड मामले में ऑलरेडी रद्द कर दिए, तो जज साहब आप भी करें। सही है। आगे अब आप चले जाएं। पिटिशनर अपेयर्ड इन यूएस, वो अमेरिका वापस आया और बेंच वारंट 10/3/2016 को ख़त्म कर दिया गया। ये कहने की क्या ज़रूरत थी? और फिर उसने 14/6/2000, 3 महीने के बाद एक एफिडेविट कोर्ट में जमा करवाया। ये डेटें लिखने की क्या ज़रूरत है? मैं कोर्ट के सामने ये बता रहा था कि जी मैं उनको ज़बरदस्ती नहीं बुलवाया, अपनी मर्ज़ी से आया। 3 महीने उसको मिले हैं, नहीं है कि बैम वारंट कर दिया ऐसी, तो इस वास्ते उन्होंने एक एफिडेविट दे दिया, एफिडेविट खारिज हुआ, सॉरी वारंट ख़त्म हुआ, आया। उसके बाद 3 महीने थे, ये 3 महीने सोच समझने के बाद, वकील रखने के बाद उसने कोर्ट में एक एफिडेविट दिया। एफिडेविट में क्या? आई कंसेंट टू द एंट्री ऑफ अ फाइनल डिक्री ऑफ डिवोर्स, additionally stated on oath in affidavit that he will not be divorced until a divorce decree is clear करके वो कि petitioner himself placed restrictions through affidavit on his right of divorce which he now claims to be unencumbered। केस आपका ये है कि तूने खुद अपने आप के ऊपर बीच में किया है। जज को ये ना कहना पड़े कि जी राइट ऑफ डिवोर्स बीच में इनकम्बर्ड है या आप ऐसे कर सकते हैं। आप कहेंगे भाई जब तुमने खुद अपना लफ्ज़ दे दिया, एफिडेविट दे दिया, ऑन ओथ दे दिया, तो तुम्हारे लिए खुला नहीं है कि तुम अब बैकआउट कहो और कहो कि जी मैं मादर पिदर आज़ाद हूँ। मादर पिदर आज़ाद नहीं हो, तुमने अपने अल्फाज से, अपने अंदाज पे अपने ऊपर ये कदगन लगाई।
उसके बाद अब आप यहाँ पे आके नहीं कह सकते कि मैं आज़ाद हूँ, मेरा फंडामेंटल राइट है और मुझे मेरे पे जुल्म हो रहा है कि मुझे ज़बरदस्ती शादी में रखा जा रहा है। आपने कहा कि आप, और हमने कहा कि हम भी करना चाह रहे हैं, आप उस कोर्ट में आए। वो भाग इसलिए रहा है कि उधर पैसे देने पड़ते हैं, भाग इसलिए रहा है कि वहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती। पाकिस्तान के अंदर तो आपने वेला करा दिया, तलाक तलाक तलाक, जाओ भाग जाओ, मेरे पीछे भागो, मैंने तुम्हें बच्चों के लिए भी पैसे देने हैं कि नहीं, और ये भी करने हैं कि नहीं। तो ये चीज़ आपके सामने इशू है अमेरिका के अंदर। पटिशनर देयर आफ्टर एक्सेप्टेड यू कंसेंटेड, ये मैंने लिख दिया उसमें। पटिशनर केम टू पाकिस्तान ऑन इस तारीख पे एंड ही हैज़ नॉट हैड एनी कॉन्टेक्ट विद चिल्ड्रन। Thereafter, in order to avoid obligation of wife and children, the petitioner initiated divorce proceedings through divorce dated, गलत लिखा हुआ, deed dated होना चाहिए था। पेज 39 पे, in blatant violation of his affidavit and undertaking, बार बार वो नुक्ता हिट करी जाओ, बार बार वो नुक्ता हिट करी जाओ कि जी अपनाल किया था। Petitioner initiated proceedings with Union Council, ये पेज 45 पे, which had no jurisdiction in the matter. Even the statement given by the petitioner before the chairman Union Council statement states, अब मैंने उसकी ये चीज़ भी मैंने हाई कोर्ट के लेवल पे जाके जब और ज़्यादा मुशक्कत की तो मैंने देखा वो स्टेटमेंट के अंदर तो इसने खुद लिखा हुआ है कि मेरी बीवी बाहर है। तो फिर यूनियन काउंसिल वाले ने कैसे एज्यूम कर लिया, राइट? या तो अगर उसने छुपाया होता ना, वो अपनी प्लीडिंग्स वगैरह में उसने नहीं जिक्र किया हुआ था कि कहाँ पे उसने बीवी का पाकिस्तान का पता लिखा हुआ था। मगर जब मैंने मेहनत की और मैंने उसकी स्टेटमेंट पढ़ी तो स्टेटमेंट में एक जुमला मिल गया कि एफ ऑन ओथ उसने कहा कि मेरी बीवी बाहर मुकीम है, जबकि उसने चलाकी ये की पाकिस्तान में डिवोर्स देने के लिए कि जो फादर इन लॉ का है इस्लामाबाद का घर, या जो निकाहनामे में लिखा हुआ था वो दो पत्ते पाकिस्तान के दिखा दिए, उन्होंने पता ही नहीं है। सो स्टफ लाइक दिस इज व्हाट यू हैव टू लुक फॉर। मेहनत नहीं करोगे तो नहीं पता चलेगा, और केस बनते भी इसी तरीके से और उजड़ते भी इसी तरीके से, बाद में आपको पता चलता है हैं ये लिखा हुआ था, आपने तो पढ़ा ही नहीं। तो मेहनत करोगे तो पता चलेगा। इज रिस्पोंडेंट अब्रॉड, उसने ये लिखा हुआ है इज अब्रॉड एंड नॉट सर्व। अब ये बहस के अंदर मैंने जज से अंडरलाइन, जज के सामने जब ये इंपॉर्टेंट नुकते होते हैं ना, जब वो बहस कर रहा होता है वो कागज़ को टैग करता है और अंडरलाइन कर लेता है, इसका मतलब है मुकदमा तो उसी जीत गया थे, क्योंकि वो उसने अंडरलाइन इसलिए किया कि वो नुक्ता उसको हिट किया और उसने इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पे फैक्ट शीट में दोबारा लिख के दे रहा हूँ उसको, कहाँ पे है वो भूल जाए या कोई इस तरीके से। अब क्या है मेरा मेन नुक्ता, इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने ये तो कह दिया कि जहाँ पे यूनियन काउंसिल है उसके पास ज्यूरिसडिक्शन कैसे नहीं है, वहाँ पे तो रजिस्टर हुआ हुआ है। MFLO को जब आप जाके देखें तो एक ऐसे उसके अंदर लिखा हुआ है कि चेयरमैन वो होगा बंदा जो कि वो, ये मैंने आगे बल्कि लिखा हुआ आपको पढ़ देता हूँ। ये चेयरमैन की चेयरमैन मीन्स द चेयरमैन ऑफ अ यूनियन काउंसिल, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन और एनी ऑथराइज टू ड्यू फंक्शन ऑफ द चेयरमैन अंडर ऑर्डिनेंस, और वेर ये करके इसके अंदर ये लिखा हुआ है चेयरमैन की डेफिनेशन में, और एनी ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट टू डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द चेयरमैन। इस केस में चूंकि पार्टीज बाहर हैं, उस SRO के तहत चेयरमैन का मतलब यूनियन काउंसिल का चेयरमैन नहीं है। ये सारा केस है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो नोटिफिकेशन है उसके तहत जो किया हुआ आर्बिट्रेशन काउंसिल, ये जो सारे के सारे मेरे ख्याल में फाइनल मेरे आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। हाँ, ये आर्बिट्रेशन काउंसिल का अगर आप देखें, और ये 2B अगर आप बीच में करें, ये मैं क्यों आर्ग्यू कर रहा हूँ, क्योंकि सेक्शन 22 अगर आप फैमिली कोर्ट एक्ट लिखें तो वहाँ पे लिखा हुआ, मैंने नीचे ये दावा जमा करवाया कि ये बंदा जो यूनियन काउंसिल का एक्ट कर रहा है, बीबी ने अपने बाप के थ्रू दावा ये नीचे जमा करवाया, इसको इंजंक्ट किया जाए कि डिक्लेयर किया जाए इसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं, और इसको रोका जाए, ये मेरा डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू कर रहा है। क्यों कि हाँ, माना कि चेयरमैन यूनियन काउंसिल है लेकिन चेयरमैन फॉर डिवोर्स प्रोसीडिंग्स नहीं है, वो फ़र्क बंदा है। अब आड़े ये आ रहा था कि सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि चेयरमैन के खिलाफ आप नहीं कोई नोटिस कर सकते। तो जज साहब ने मुझे कहा, मालिक साहब एक ही नुक्ता है, आप ये बताएं कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, सेक्शन 2 का 22 का बाहर नहीं आएगा। मैंने कहा जी डेफिनेशन पढ़ें, अगर गलत चेयरमैन करना शुरू कर दे, आपका रजिस्टर फलां जगह के ऊपर हुआ, आपको इस्लामाबाद के अंदर चेयरमैन शुरू कर दे, तो उसके खिलाफ तो इंजंक्शन करेगा, उसको तो नहीं कोई प्रोटेक्शन मौजूद। वो ये निरा ये कहेगा कि मैं यूनियन काउंसिल का चेयरमैन हूँ। बात यह है कि ही हैज़ टू बी द चेयरमैन अंडर द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। नुक्ता सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन ये कि ही इज़ नॉट अ चेयरमैन अंडर द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट।
द चेयरमैन इज जो हाई कमीशन के अंदर बैठा हुआ है उसके खिलाफ दावा नहीं हो सकता, उसको सेक्शन 22 का बार होगा, इनको नहीं अवेलेबल। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट का एक नया रीसेंट जजमेंट आई है, मेरे एसोसिएट ने निकाल के बोल के मुझे दी, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये भी अब सवाल ये है कि कौन डिसाइड करेगा कि जी बार मौजूद है। उसके अंदर भी कोर्ट ने ये कहा है कि फैक्ट्स पढ़ के वही कोर्ट डिसाइड कोर्ट देख सकता है कि इस बंदे के पास हकूक हैं कि नहीं। कि वो आर्ग्यू करने के लिए तो ये भी कह सकते हैं कि चेयरमैन यूनियन काउंसिल से क्यों नहीं पहले आपने मलिक साहब डिसाइड किया, पहले उसके पास आपको जाना चाहिए था। मैंने कहा जी उसके पास जब ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं तो ये वाले कोर्ट ने करना था। और सुप्रीम कोर्ट की ये जो 2022 की जजमेंट है वो यही कहती है कि कोर्ट जब तक ये होल्ड नहीं करता कि इसके पास पावर है, और आगे उन्होंने ये कहा कि अपनी पावर दुरुस्त एक्सरसाइज कर रहा है, पावर होना और दुरुस्त एक्सरसाइज करना, तब जाके ये बार अटैच करेगा। अदरवाइज कोर्ट का, सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन, इसको कहते हैं कोर्ट ऑफ प्लेनरी ज्यूरिसडिक्शन, वो उसके पास अवेलेबल है। ये मैंने उधर से कॉपी पेस्ट किया अपना पाकिस्तान लॉ साइट से बैठ के, रादर देन सारा टाइप करने के लिए। ये आपके सामने 2022 SCMR की। अब फैक्ट्स की तरफ वापस आ जाइए, दोबारा से ख़त्म करते हैं जल्दी से। नाइकॉप हो गया, रिन्यू उसने करवा लिया, ये करके US रेजिडेंट था, अब मैं US नेशनल बन गई हूँ। पिटिशनर नेवर अपेयर्ड इन पर्सन इन प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स इज अब्रॉड। और अच्छा दूसरा ये भी पढ़ते पढ़ते मुझे एक मिला, शायद बिलाल हसन साहब की एक जजमेंट जिनके सामने मैं बहस कर रहा था, उन्हीं की मेरे फेवर के अंदर जजमेंट थी, जिसमें उन्होंने एक नुक्ता ये भी कंसिडर किया हुआ था कि वो मुकदमा इस नुक्ते पे खारिज किया हुआ था कि भाई के थ्रू एक्ट कर रहे थे, वहाँ पे डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था और उसकी ऑथराइजेशन में कोई मसला था। और जज साहब ने वहाँ पे एक उनका लगाया हुआ था, ये लिखा हुआ था कि अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, उस बंदे को खुद आना चाहिए था। उसको करने के लिए मैंने यहाँ पे, और मेरे क्लाइंट ने मुझे ये खबर दी कि जी वो पाकिस्तान में तो है ही नहीं बंदा। और मैंने देखा तो वहाँ पे कोर्ट के अंदर हर पेशी के ऊपर उसके अब्बा जी, दादा बच्चों के वो आया करते थे। वो एक दफ़ा मैंने उसको कोर्ट के अंदर नहीं देखा। वो पहले शौकत खाना में काम करता था, शौकत खाना में छोड़ के बाहर इंटरनेशनल चला गया हुआ। सो बात ये है कि वहाँ पे जाके हमने ये इशू रेस किया, एक CM में पहले रेस किया, उसका उन्होंने गोल मटोल सा जवाब दिया, फिर बहस के अंदर किया। और जज साहब ने जब थोड़ी सी ज़िद की तो उनसे पूछा कि हाँ जी आपके क्लाइंट की दूसरी शादी हो गई है, वो पाकिस्तान के अंदर है। तो आगे जो मोहतरमा आर्ग्यू कर रही थी, मुस्तफ़ा की जूनियर कर रही थी, उन्होंने आगे से ये कहा कि जी वो चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं है। मैंने कहा जी ये नोट कर लें, इन्होंने ना नहीं कही और वो कह रहे हैं कि जी मेरी जो पाकिस्तान से बाहर होना वो चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं है, तो इससे आप कर, जज ने कहा कि मैं इसे खुद अखज़ कर लूँगा। ये वाली चीज़ मैंने इसलिए लिख दी कि जज को याद करा दिया जाए कि जब खुद आने की जहमत नहीं वो कर रहा। उसने तो बीच में मजाक बनाया हुआ है कि मैं भाग के पाकिस्तान आ जाता हूँ, यहाँ पर दावा जमा करवाता हूँ, उसके बाद देखी जाएगी, अब्बा जी मेरा मुकदमा संभाल लेंगे, मैं बीच में करता हूँ। और शायद उसकी दूसरी शादी भी हो गई इसकी इजाज़त के बगैर। सो वंस अगेन आपने ये देखना है, बिकॉज कोर्ट्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। कई जजमेंट्स में आपको इनकन्सिस्टेंसीज इसलिए आते हैं क्योंकि जज साहिबान उनको इंसानों के तौर के ऊपर देख रहे होते हैं। और कई जगह के ऊपर आई मीन फॉर एग्जांपल आपको ये जजमेंट्स आपको ऐसी दोनों तरीके की मिलेंगी कि ये व्हाट शुड बी डन, लॉ में जो प्रोसेस प्रोवाइड किया हुआ है उसी को आपको फॉलो करना है। और कई जगह पे ये लिखा हुआ है, आपको कई फैसले ऐसे मिलेंगे कि डिवोर्स के हक के ऊपर कोई कदगन नहीं लग सकती, उसने ओरल दे दी तो काफ़ी है। उनके अंदर उमूमन क्या हुआ कि जी बंदे ने डिवोर्स दे दी, उसके बाद दूसरी शादी कर ली, उसमें कोई कमी कोताही रह गई, या आपने यूनियन काउंसिल को प्रॉपर्ली नहीं किया, या ये मुख्तलिफ चीज़ हो गई। अब बाद में बच्चे भी पैदा हो गए, बाद में अब कोर्ट के पास केस आया है, तो कोर्ट अगर वहाँ पे ये प्रिंसिपल लगाती है कि जी वही जो तरीका है पूरे का पूरा आपने नुक्ते सही लगा के आपने करना था, तो फिर बच्चों के बारे में क्या होगा, वो क्या है, दूसरी शादी क्या है। तो वहाँ पे आपको अमूमन नज़र आएंगे इस नौइयत की जजमेंट्स के जहाँ पे कोर्ट ने ये ऑर्डर किया हुआ है कि जी उसके ऊपर कदगन नहीं लगाई जाती, 90 दिन के बाद ऑटोमेटिकली, 90 या 60 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाएगा कि डिवोर्स हो गया। हाउएवर जहाँ पे फॉर एग्जांपल उल्टा सिलसिला चल रहा है कि अगर आप बीवी को डिप्राइव किया जा रहा है, या फॉर एग्जांपल आ गए हैं बाद में बंदे उठ के और वो आके ये कह रहे हैं कि वही जी इसकी तो प्रॉपर्ली बीच में पहली वाली डिवोर्स हुई नहीं, या ये पहली वाली शादी है, इसका बीवी को हक से कर दो, असल में तो उसको डिवोर्स कर दिया हुआ था। और देखिए मेरे पास 4 बंदे हैं जो ओरली कह रहे हैं कि जी ये हमारे सामने इसको डिवोर्स किया है, इसका तो कोई हक बनता ही नहीं है।
तो वहाँ पे फिर कोर्ट्स की आपको जजमेंट ये मिलती है कि नहीं जी, यूनियन काउंसिल का प्रोसेस लाजमी था, फॉलो करना चाहिए था और ये था वगैरह। तो मैं आपको कह रहा हूँ इन चीज़ों को आप ये जब फैक्ट्स के अंदर या थोड़ी सी डिटेल में जाके पढ़ते हैं तो तब आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता चलती हैं, आपको नज़र आती हैं। अपने मुकदमे को फैक्ट्स के ऊपर भी खेलें और जीतें। सिविल में अमूमन लॉ के ऊपर होता है, मगर फैक्ट्स के ऊपर भी बेशुमार आपको करने के लिए, एक जजमेंट को एप्लीकेबल करने के लिए जितनी तय में जाएंगे, जितनी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स के होंगे, उतना बेहतर आपका आर्ग्यूमेंट बनेगा। सो अभी जो जजमेंट इसकी रिजर्व हुई है, देखते हैं हारते हैं कि जीतते हैं। वीडियो तो मैं बनाई जा रहा हूँ, बाद में पता चले कि मैं हार जाऊँ तो फिर कर बेइज्जती भी काफ़ी होगी। मुस्तफ़ा भी कहेगा देखो वीडियो भी बनाया इसी दफ़े। अब देखो स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स, मैंने अपने जो आर्ग्यूमेंट्स बनाए हैं, जो आपके स्ट्रांग नुक्ते हैं, वो आगे लगाए हैं। आपका ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने छठे नंबर पे रखेंगे सर पहले मैं ए भी नुक्ता पाना है, भी पाना है, भी पाना है, भी पाना, जबकि आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्स्थ है। और दूसरे नुक्ते के बाद ही आपको शायद करीम साहब कहते हैं कि थैंक यू, आप दूसरी पार्टी बताए। आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं मेरा तो ये असल में ये छठा नुक्ता था मेरा। मैं कहेंगे मलिक साहब रहने दें, अब आगे चलें। बल्कि शायद करीम साहब ने चंद दिन पहले मुझे ये भी कहा कि यार तू हर दफ़ा नया नुक्ता निकाल के ले आता। मैंने कहा सर मैंने प्लेंट के अंदर, पटिशन के अंदर लिखा हुआ है, ये सारे का सारा प्लीट किया हुआ है कि ये अच्छा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, लेकिन तू फिर से ले आया, कहाँ पे लिखा हुआ है? शायद करीम साहब के पास आपको पता होना चाहिए आपने अपनी पटिशन में क्या लिखा हुआ है, 2 साल पहले भी अगर आपने लिखी हुई है। पिछली तारीख के ऊपर उन्होंने कोर्ट में मुझे कहा है कि फ़लाँ के इसके बारे में तूने लिखा हुआ है वगैरह। मैं वहाँ पर कागज़ फिर रोल रहा हूँ कि 2 साल पहले मैंने बीच में बनाया था, मुझे पढ़ के जाना चाहिए था। तो ये चीज़ें वगैरह आप एक्सपीरियंस से और जज के अंदाज से आपको पता चलता है। आप ज़्यादा कागज़ फरोलेंगे तो वहाँ पे आप 2.5 मिनट ज़ाया कर देंगे तो वो अर्जन कर देगा 1 महीने के लिए और फिर लिख देगा कि जी सीक्स टाइम टू प्रिपेयर हिज ब्रीफ। सो फिंगर टिप्स, पॉइंट्स, आपके नुक्ते, फाइल ना भी पढ़ी हो, फैक्ट शीट तो कम अज़ कम बना के साथ आपने लिख के, ये मुशक्क़त करके आपने लिखी होनी लाजमी होनी चाहिए। आगे चलें जी। पहले इसमें मेन नुक्ता ये था कि एक दफ़ा जब यूएस की जुरिस्डिक्शन मान ली फिर पाकिस्तान में नहीं आ सकता था। स्टॉपल और एफिडेविट की अपने की वायलेशन कर रहा है, और फिर अगर पाकिस्तान की कर भी सकता था तो उसके बाद उस एक ख़ास तरीके से, ये मैंने गलत वाले वैसे लगता है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स उठा लिए, अगर वो पाकिस्तान के अंदर कर भी रहा था ये काम वगैरह, पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन बनती भी है, तो जुरिस्डिक्शन किसकी बनती है? हाई कमीशन की बनती है, यूनियन काउंसिल की नहीं बनती। सो दिस इज़ एन आर्ग्यूमेंट दैट आई रेज्ड। इसके अंदर एंड में जज साहब की असिस्टेंस के लिए स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स तो ये साथ हैं ही। फिर मैंने ये कर डाला सारे केसेस जो मेन हैं, एक एक जुमले का उनके बारे में स्ट्राइक डाउन, उनका एक एक सफ़े का ब्रीफ बना दिया। खैर ये मेरे कंप्लीट वाले नहीं आर्ग्यूमेंट्स, बट एक एक सफ़े का मैंने एक एक जुमले का ब्रीफ बना दिया, साथ टैग करके। जो फाइनल मैंने जमा करवाया था उसमें मैंने ये लिखा था कि देर आर, अब मसला क्या था कि जिसको मैं कह रहा हूँ एसआरओ को जिसको इम्प्लीमेंट करो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया हुआ है। अब बहस के दौरान अपोजिट काउंसिल ने फॉर एग्जांपल ये आर्ग्यू किया, उन्होंने ये कहा कि वो इनको तो ये नहीं पता कि जजमेंट एक दफ़ा नोटिफिकेशन स्ट्राइक डाउन हो गई तो सारों के लिए स्ट्राइक डाउन होगी, ये क्या मतलब? उन्होंने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशन है, अन इस्लामिक है, या जो भी उन्होंने कहा था, अन इस्लामिक तो नहीं कहा था, तो दूसरे प्रोविंस के लिए भी ख़त्म हो जाती। इनको इतना नहीं पता जजमेंट इन रैम। अगर तो मैं उसके झटके के साथ बीच में अपनी बात उसकी मान के साइड के ऊपर कि मेरा मुकदमा ज़ीरो हो गया तो मैं कर लेता, बट मैंने देखा, और मेरे से ज़्यादा मेरा एक एसोसिएट यहाँ पे बीच में बैठा नहीं, उसके अगर होता तो मैं हामिद गिलानी ने मुझे एक जजमेंट ला के दी। जहन तो मेरा ये क्लियर था, अगर आप आर्टिकल 199 को गौर से पढ़ें तो हर प्रोविंस के पास ये हक मौजूद है कि वो अपने इलाके के अंदर, हर प्रोविंस कह रहा हूँ, हर प्रोविंशियल हाई कोर्ट के पास हक मौजूद है कि वो कोई चीज़ अपने प्रोविंस के अंदर स्ट्राइक डाउन कर दें। उसका ये मतलब नहीं है कि बाकी प्रोविंसेस का भी वो हक गासब करके वो सारे का सारा कर सकता है। बाबर सतार साहब ने अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि इस्लामाबाद में ही है, और जब मैंने ज़्यादा तय में गए तो जस्टिस मंसूर अली शाह की एक जजमेंट इस नुक्ते पे 2016 की हमें मिल गई, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे इस नुक्ते को एड्रेस किया हुआ था। तो रिसर्च करने से ये कोई नुक्ता नया नहीं होता, वो मिल गया इनके सामने, हमने वो जजमेंट रख दी कि जी उसने ये जो कर दिया, और आपका हाथ। और दूसरा ये कि उन्होंने आपके सामने तो ये चैलेंज ही नहीं की हुई नोटिफिकेशन किसी स्टेज पे, जाएं जैसे वहाँ पे चैलेंज हुआ था आपके पास होंगे,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज आपका हक तो नहीं कर सकता। बेशुमार केसेस में ऐसे होता है, फेडरल गवर्नमेंट एक सेल्स टैक्स का या किसी चीज़ का नोटिफिकेशन निकालता है, सिंध वाले नहीं मानते, पंजाब वाले, पंजाब वाला हाई कोर्ट खारिज, उसके अगेंस्ट रिटें खारिज कर देता है, सिंध के अंदर सूट के अंदर वो एक्सेप्ट हो जाती है। तो उसका क्या ये मतलब है कि बाकी प्रोविंसेस के अंदर भी सिंध ने पकड़ के सारों को वेला करा दिया, जबकि आपके अपने कोर्ट ने उसको उसके अगेंस्ट चैलेंज रिजेक्ट किया हुआ। तो ये वाली की है, एज आई एम सेइंग कि ये बहुत एक सोफिस्टिकेटेड लेवल के ऊपर, अच्छे लेवल के ऊपर ये आर्गूमेंट हुआ है और इसमें मज़ा भी बहुत आया। और आप देखेंगे कि दिस इज़ द लेवल ऑफ बारीक नुक्ते दैट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू डाउन द लाइन। अभी तो आपको झटका काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सारी उम्र के लिए झटके की तरफ नहीं, आपको मैं बहुत आगे जाता हुआ और हमारे से आगे जाता हुआ देख रहा हूँ। तो इसलिए आपसे ये सारी गुफ्तगू हम डिस्कस कर रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू एम फॉर। ये नुक्ते अगर फॉर एग्जांपल मैं सिविल जज के पास जमा करता तो शायद गेम ना बनती। ये वाले जो सोफिस्टिकेटेड, उसको ये कहना कि जब आप ये होल्ड करें कि जी ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, शायद कर भी लेता अगर मैं उसको जजमेंट देता कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि उस प्रोविंस का के सबॉर्डिनेट के कोर्ट्स उस कोर्ट के ऑर्डर्स के पाबंद हैं। इससे आपको ये नुक्ता, अगर फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ प्रेसिडेंट का आप लेक्चर कर रहे होते और मैंने इस पर बहुत ज़बरदस्त एक लेक्चर दिया हुआ, वो देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जजमेंट आपके ख़िलाफ़ अगर सुप्रीम कोर्ट की आ गई है तो हार मान लेंगे कि उससे बाहर किस तरीके से निकलेंगे। लॉ ऑफ प्रेसिडेंट के क्या सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट यहाँ पे आपके सिविल जज के ऊपर बाइंडिंग है? सिविल जज वहाँ पे 2 जजेस की जजमेंट है सिंध की, और आपके पास हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की एक जज की जजमेंट है, तो कौन सी हावी होगी सिविल जज पे? हाँ, लाहौर की, बिकॉज ही अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल एक जज वाली इसको करेगी। पहले जजमेंट बाद वाली जजमेंट हावी होगी, ज़्यादा जजेस किसके अंदर थे, ये सारे के सारे नुक्ते बहुत डिटेल में किए हुए। लॉ ऑफ प्रेसिडेंट का मेरा लेक्चर ज़रा आप देखिएगा। कोई आपके अगर सवाल हैं तो मेरे से पूछिए। अब आज थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला था तो मैंने ये कर लिया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सिकंदर जावेद साहब से हमारे पास आए, हमारे साथ से सामने आइए, और चाय कॉफ़ी वगैरह भी प्लीज़ अरेंज कीजिए। खासतौर पर सिकंदर जावेद साहब ने सबसे ज़बरदस्त बीच में हमें ट्रेनिंग की थी एक दफ़ा और तालियां। और सर वो मुकदमा आप जीत गए कि नहीं? हमारे भाई ने जो नुक्ता निकाला था रक्षे वाला, वो मैं हर जगह के ऊपर बीच में आजकल कोट कर रहा हूँ कि मैं तो स्टूडेंट था कि वहाँ बड़े मदद से सुन रहा था, तो सर नहीं, आपकी मोहब्बत से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वहाँ पे बीच में बैठे हूँ। हाँ, गलत है, गलत है। ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये पुराना ड्राफ्ट है। एक्चुअल जो मैंने जमा करवाया उस दिन 2 दिन पहले पीछे बैठ के किया था, आई करेक्टेड दैट। हाँ, टाइपोग्राफिकल एरर है। जब उसकी कॉपियाँ निकलवाई, अंडरलाइन किया सारे का सारा, तो मैंने ठीक करके बीच में दे दिया। अभी जल्दी के अंदर आई कुड नॉट फाइंड द एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो कि मैंने जमा करवाया था। वो मैं आपका जो फाइनल ड्राफ्ट है ना, वो बार वोकेशनल कोर्स वाले पेज के अंदर मैं भी आपसे शेयर कर दूंगा, तो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। फराद अली शाह का भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। और वैसे करके तो सर यहाँ पे कहाँ पे चल आपकी मोहब्बत में एक सेकेंड आपका ये, और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। यार ये वीडियो के अंदर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो हमने जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं काम कर रहा था वो फाइनल ड्राफ्ट नहीं था। फाइनल ड्राफ्ट मेरा एक और लैपटॉप के ऊपर मौजूद था। ये चूँकि फराद अली शाह साहब का को जल्दी लीव करना पड़ा, तो इसलिए हम ऑन द फ्लाई वहाँ पे मौके के ऊपर ही मैंने ये लेक्चर बनाया था। तो आई जस्ट थॉट कि आई वुड टेक यू गाइस थ्रू द एक्चुअल डॉक्यूमेंट, जो कि फ़ाइनल डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने जमा करवाए थे। सना वकार क्लाइंट का नाम था, उनके जो स्केलेटन फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में जमा करवाए थे वो मैं यहाँ पे कर भी रहा हूँ। आपके साथ ये लिंक के अंदर शेयर भी कर दूँगा, और ना सिर्फ शेयर कर दूंगा बल्कि ये जो इसके रिटन आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक सेकंड वर्ड किधर है, वर्ड खोल लें विंडो के अंदर, एक सेकंड। दिस इज़ द फाइनल आर्ग्यूमेंट जो कि एक्चुअली मैंने सबमिट किए और काफ़ी डिटेल के अंदर इसके ऊपर वो जो पुराना था आप ये भी देख लीजिएगा। परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ यूएस को अंडरलाइन किया, यूएस सिटीजन्स टू, ये सारे के सारे जो पहले वाली चीज़ें थी वो तो आपको उसके अंदर एग्रीमेंट में बात कर ली हुई है हमने। ये सारे फैक्ट्स डिटेल में, एसआरओ एक चीज़ उसमें शायद मिसिंग थी कि सूट कहाँ पे फाइल हुआ, 2 सूट फाइल हुए, उसके बाद अपेयर इन पर्सन वो बंदा किसी जगह के ऊपर भी नहीं हुआ, 7-11 में खारिज हुआ, अपील पार्शली एक्सेप्ट हुई।
जो चीज़ वहाँ पे स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स प्रॉपर्ली नहीं अभी डाले हुए थे और बाद में ऐड किए हैं, आप ये देखेंगे। चेयरमैन की डेफिनेशन का जिक्र किया है, चेयरमैन कौन है वो मैंने कहा जी एसआरओ के तहत है, और कानून की जो रेलेवेंट है उसके अंदर जो रेलेवेंट प्रोविज़न है वो मैंने अंडरलाइन भी यहाँ पे कर डाली। साथ रिलायंस इज़ प्लेस्ड ऑन द जजमेंट इन आसमा बीवी केस, ये बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट, यहाँ पे वैसे ब्रैकेट क्लोज करनी चाहिए थी इस तरीके से। खैर भेज दीजिए सबको। अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, ये तीसरा प्रिंसिपल ऑफ कॉमिटी ऑफ कोर्ट्स ऐड किया। बार भी देखें फॉर्मेटिंग भी ठीक कर दी हुई है। फैमिली कोर्ट्स एक्ट का जो है उसके अंदर आर्बिट्रेशन काउंसिल की जो रेलेवेंट पोर्शन है वो मैंने लिख के इसमें ऐड कर दिया हुआ है। यहाँ पे स्पेस होना चाहिए था, वो जजमेंट ऐड कर ली। स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसका जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो जजमेंट का जो था वो पाकिस्तान लॉ साइट से, अब वहाँ से कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते तो कई दफ़ा आप तस्वीर उतार के यहाँ पे कर सकते हैं। ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक करना चाहिए था। स्टेटमेंट्स मेड बाय पटिशनर जो हैं, वेस्ट पाकिस्तान रूल्स का क्या इसके ऊपर असर होगा। केस लॉ का ओवरव्यू एक सफ़े के अंदर आप देखेंगे, मैंने तमाम का तमाम बना के एटलीस्ट 6 केसेस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट वेयर इन सेवरल सर्कमस्टेंसेस हैज़ गिवन इफेक्ट टू द एसआरओ। ये सारे के सारे उनकी डिटेल के अंदर क्लोजर जो केस है उनके नाम लिख के, साइटेशन लिख के, और ये सारे के सारे साथ लगा दिए। साथ मैंने मुकदमे भी अटैच कर दिए थे, एज इन केस लॉ की भी कॉपी अटैच कर दी थी, और वो सारे के सारे अंडरलाइन करके हाईलाइट करके, उसकी कॉपी मेरे पास यहाँ पे नहीं। और एंड में इट इज़ इन व्यू ऑफ सब इट इज़ रिस्पेक्टफुली प्रेड द रिविजन पिटिशन में काइंडली बी डिसमिस्ड विद कॉस्ट। तो अब ये है, ये डॉक्यूमेंट आपके लिए मैं ऑनलाइन अवेलेबल भी कर दूंगा, इसको लिंक वगैरह भी कर देता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर ये जो अगर आप वीडियो देखेंगे तो नीचे इसका लिंक अवेलेबल होगा, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यू कैन बेसिकली सी के एक अच्छे लेवल के मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ बट एक अच्छे लेवल के हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए तरह से। खैर एक अच्छे लेवल के जो आर्ग्यूमेंट्स अभी भी देखें मैं देख रहा हूँ तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, बट बीवीसी में फंसा हुआ था इसलिए नहीं कर सका। एक अच्छे लेवल के आर्ग्यूमेंट्स किस नौइयत के होते हैं, सो यू कैन बेसिकली टेक अ लुक एट जो चीज़ें मैंने बना के सबमिट की। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल। चूँकि ऑन द स्पॉट बनाया गया तो इतना ज़्यादा बीच में तैयारी के साथ नहीं, बट आई थिंक इट्स यू विल सी ये जो कमी कोताहियाँ वगैरह हैं नॉमिनल हैं, बट अच्छे लेवल के आर्ग्यूमेंट्स इस तरह किए जाते हैं। थैंक यू।